हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कौन कौन से इसमें लेयर हैं, कौन कौन से इसमें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कैसे गैस जो है ये हाई प्रेशर से, हमेशा याद रखो कि गैस हाई प्रेशर से कहाँ मूव करता है, लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा जो गैस है, हमेशा जो एयर है, ये हाई प्रेशर से कहाँ मूव करेगा, हमेशा हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आखिर में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कौन कौन से इसके, कितने इसके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होते हैं, उसको अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग अबाउट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन सबसे पहले देखेंगे। ये हम लोग का है, देखो एल्वियोलर सैक, ये हम लोग का क्या है भाई, इसे बोलते हैं एल्वियोलर सैक, और ये हम लोग का है ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये हम लोग का ये है जिसे बोला जाता है एल्वियोलर सैक, और दूसरा हम लोग का है जिसे बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। आपको पता होगा कि ब्लड कैपिलरी, ठीक है, जो ब्लड कैपिलरी है, कैपिलरी किसका बना हुआ रहता है भाई, कैपिलरी आपका सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का होता है। ठीक है, सो कैपिलरी किसका होता है, कैपिलरी हम लोग का सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का होता है हम लोग का कैपिलरी। समझे, तो देख सकते हो कि कैपिलरी किसका है भाई, ये हम लोग इसमें सिंपल एक्वामस एपिथेलियम सेल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई में आप देख सकते हो, एल्वियोलाई में भी आपके क्या होते हैं भाई, इसमें भी आपका सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, या बोल सकते हो इसे आप सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप देख लो कि चाहे वो एल्वियोलर सैक है चाहे ब्लड कैपिलरी है, दोनों में ही क्या है भाई, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में हम लोग का सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दोनों में ही क्या होता है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है। किसमें, एक तो हम लोग का है एल्वियोलर सैक में होता है और दूसरा ब्लड कैपिलरी में। ठीक है, सो दोनों में क्या होता है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल, दोनों में ही हम लोग का सिंपल एक्वामस एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले देखो जो एल्वियोलर सैक का जो एक्वामस है, सिंपल एक्वामस, इसको क्या बोलेंगे भाई, वही बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, इसको देखो, ठीक है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, इसे क्या बोलेंगे, सिंपल एक्वामस एपी, ठीक है, एपिथेलियम, तो इसे क्या बोलेंगे, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, क्या बोलेंगे इसे, एल्वियोलाई। ठीक है, तो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, क्लियर है। सेकंड जो लेयर है, देखो सेकंड हम लोग का जो लेयर है, सेकंड जो हम लोग का है, ध्यान से देखो, इसे क्या बोलेंगे भाई, जो ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरी का सिंपल एक्वामस एपिथेलियम है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे भी सेम बोलेंगे हम लोग, क्या, सिंपल एक, ये भी क्या है भाई हम लोग का, ये भी होता है सेम, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, इसे क्या बोलेंगे, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ किसका है भाई, ये हम लोग का ये ब्लड कैपिलरी का। ठीक है, समझे ना, जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम किसका है, आप देख सकते हो ये हम लोग का ब्लड कैपिलरी का है। ठीक है, तो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी किसका है, ये ब्लड कैपिलरी का है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी, सो ब्लड कैपिलरी, समझ गए, तो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, आप देख सकते हो इसे, और ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, समझ गए। देखो ब्लड कैपिलरी का जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम है,
ब्लड कैपिलरी का जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम है इसे एंडोथेलियम भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग एंडोथेलियम, इसे क्या बोला जाता है, इसे एंडोथेलियम भी बोला जाता है, एंडोथेलियम। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। तो ब्लड कैपिलरी का जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम है, जो ब्लड कैपिलरी का जो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम है, जो ब्लड कैपिलरी का, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एंडोथेलियम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे एंडोथेलियम बोला जाता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है कि आप देख सकते हो कि सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई और सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, दोनों के बीच में जो आपको स्पेस देखो, ये आपको दोनों के बीच में जो स्पेस, ये स्पेस आपको दिख रहा है। ठीक है, जो आपको स्पेस देखो, आप देख सकते हो स्पेस को, देखो ये जो स्पेस है, देखो भाई ये जो स्पेस है दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में जो स्पेस है, दोनों एपिथेलियम, ठीक है, दो एपिथेलियम के बीच में जो स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, इसे क्या बोला जाता है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप देखो कि दोनों लेयर के बीच में, बिटवीन टू लेयर के बीच में जो मेम्ब्रेन है, इसे क्या बोलते हैं भाई, दो लेयर के बीच में जो मेम्ब्रेन है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और तीनों लेयर, आपके तीनों लेयर कौन कौन से लेयर, आप देखो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, सेकंड लेयर हम लोग का है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड लेयर हम लोग का है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तीनों लेयर को क्या बोला जाता है, इस तीनों लेयर को बोला जाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, समझे ना। तो ये तीनों लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, समझे। सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं भाई, ये तीनों लेयर को। ठीक है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, जिसे एंडोथेलियम भी बोला जाता है। तीनों को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, इन्हें तीनों को बोला जाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, तीनों लेयर को क्या बोलते हैं, तीनों लेयर को बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, समझ गए। तो आप समझो, हमको पता है कि एल्वियोलाई में क्या ज्यादा होता है भाई, सबको पता है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, सो एल्वियोलाई में ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन, सबको पता है कि एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ठीक है, समझे ना। तो ऑक्सीजन, आप ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में क्या होता है, ज्यादा होता है, और CO2, अगर मैं बात करूं CO2, तो CO2 जो है एल्वियोलाई में क्या होता है भाई, कम होता है। ये सबको पता है ना कि एल्वियोलाई में हम लोग का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है, एल्वियोलाई में ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन से भाई, CO2 के कंपैरिजन से ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 के कंपैरिजन से ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, ज्यादा होता है, समझ गए। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन से, CO2 के कंपैरिजन से। ठीक है, और ये देखो यहां से जो ब्लड भाई, ब्लड कैपिलरी है, सो ब्लड कैपिलरी में क्या फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा भाई, सबको पता है। ठीक है, सो ब्लड कैपिलरी में क्या फ्लो होगा, यहाँ पर आपका ब्लड होगा, यहाँ पर आपका ब्लड जा रहा है। ठीक है, कैसा ब्लड जा रहा है, कैसा ब्लड आ रहा है, देखो इस ब्लड कैपिलरी में आपका आता है जिसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे ब्लड आ रहा है, देखो यहां से आपका, ठीक है, यहां से आप देख सकते हो, यहां से जो आपका, ठीक है, यहां से आप देखो जो ब्लड आ रहा है इसमें, ठीक है, यहां से जो ब्लड आ रहा है आपका, इसमें कैसा ब्लड आ रहा है, इसमें हम लोग का आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यहाँ से जो ब्लड, यहाँ से आप देख सकते हो जो ब्लड कैपिलरी के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। कैसा ब्लड एंटर, कैसा ब्लड आ रहा है, आप देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे बोलते हैं, ऐसा ब्लड, ऐसे ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसमें क्या, ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसके कंपैरिजन से, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है, ठीक है, CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, इस टाइप के ब्लड को क्या बोलते हैं भाई, इस टाइप के ब्लड को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है और O2 कम है, ठीक है, इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर इसमें आप देखो, यहाँ पर आपका CO2, यहाँ पर आप देख सकते हो CO2 क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो कि जो ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन है ये कम है। तो आप देख के तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा और CO2 कहाँ मूव करेगा। हमको पता है कि जो एयर है, जो गैस, हमेशा जो गैस होता है हाई प्रेशर से, हमेशा गैस जो है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। पता है कि आपको कि गैस जो होता है, गैस हमेशा याद रखो कि गैस हाई प्रेशर से गैस कहाँ मूव करेगा, लो प्रेशर की तरफ गैस मूव करता है। ये आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो दिमाग में, ठीक है, कि हमेशा गैस हाई प्रेशर से गैस लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का जो, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन का प्रेशर, आप देखो कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है ये एल्वियोलाई में ज्यादा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर, कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर आप देखो यहाँ पर एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में होता है 104, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ये क्या होता है भाई 104, और जो CO2 है, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है, आप देखो CO2 का पार्शियल प्रेशर आप देखो एल्वियोलाई में कितना होता है भाई, ये आपका होता है 40, समझ गए। सो एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है और O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 104, ठीक है। सो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 एंड CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है कितना होता है 40 होता है, समझ गए। और बात करूंगा मैं अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आप देख सकते हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो कि जो CO2 का पार्शियल प्रेशर ये होता है भाई 45, ठीक है। CO2 का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 45 और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर ये कितना होता है, ये आपका होता है 40, समझे। ये किसमें होता है, ये आपका होता है किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देख सकते हो कि CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है, जो CO2 का क्या होता है पार्शियल प्रेशर, ये हम लोग का 45 होता है और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, ठीक है। तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि जो गैस है, ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर से, देखो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ये ज्यादा है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगा भाई, ऑक्सीजन आपका एल्वियोलाई से कहाँ आएगा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ आएगा, ये तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ठीक है। ये तीनों मेम्ब्रेन, कौन कौन से मेम्ब्रेन, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सिंपल एक्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हम लोग का ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहां पर आएगा भाई, हम लोग का ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहां आएगा, एल्वियोलाई से आपका ब्लड कैपिलरी में आएगा, समझे ना। सो तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऑक्सीजन
एल्वियोलाई से फाइनली कहाँ जाएगा भाई, ब्लड में आ जाएगा, समझे ना। और CO2, अब बात करेंगे CO2 क्योंकि देखो आप देखो कि CO2 का पार्शियल प्रेशर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है। आप खुद देखो आप कि ठीक है, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर कितना है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देखो इसका पार्शियल प्रेशर मतलब एल्वियोलाई में, ठीक है, एल्वियोलर सैक में आप देख सकते हो कि जो CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 40। तो हमको पता लग गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है CO2, और एल्वियोलर सैक में आप देख सकते हो कि इसमें CO2 कम है। तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2, यहां से CO2 कहां जाएगा भाई, यहां से आपका CO2 जाएगा एल्वियोलाई में, ठीक है। तो CO2 कहां जाता है, CO2 जाता है एल्वियोलाई में, ठीक है, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आता है, समझे। सो ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 कहां जाएगा, एल्वियोलाई में, क्योंकि एल्वियोलाई में CO2 कम है, ठीक है, और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहां आएगा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से आता है कहां, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्यों, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम है, समझे, उसीलिए ऑक्सीजन कहां आता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, समझ गए। तो पार्शियल प्रेशर आप समझ गए। तो आपको मैं समझाऊं, देखो कि आखिर में पार्शियल, बहुत लोग को पता नहीं होगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, चलो, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं भाई, पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं, द प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, ठीक है, इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक, इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, इसे बोलते हैं पार्शियल, इसे बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। आपको मैं समझाऊंगा, इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आखिर में आप समझ लो कि पार्शियल प्रेशर किसे बोलते हैं, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर हम लोग का क्या है समझो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ बहुत सारे समझो कि आप देखो, आप खुद समझो कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, हम लोग को पता है कि एटमॉस्फेरिक, ठीक है, हम लोग को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mmHg, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबको पता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई, हम लोग का होता है ये 760 mmHg। 760 mmHg क्या होता है, हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mmHg। 760 mmHg क्या होता है भाई, हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना भाई, देखो P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है, वो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर वो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है जो इस पूरे बोल सकते हो कि वाल में, ठीक है, जो वाल में उसका प्रेशर लग रहा है, समझे ना। मिक्सचर ऑफ गैस है, आप समझो, आपको मैं सिंपल समझाऊं तो ये आपका ये, ठीक है, आपका ये क्या है भाई, आपका ये कंटेनर है कोई सा भी, ठीक है, और इसके वाल में यहाँ पर आपके मिक्सचर ऑफ गैस है, यहाँ पर आपका मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस है P1 P2 P3, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जो इसके वाल में, समझ रहे हो कि ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जो क्या कर रहा है भाई, जो वाल में इस क्या कर रहा है, ये
क्रिएट कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ओ पार्शियल प्रेशर जो इस वाल पर लग रहा है, जो वाल पर एग्जर्ट हो रहा है, समझे ना। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का पार्टिकुलर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन का ओ पार्शियल प्रेशर जो वाल पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ओ प्रेशर जो वाल पर क्रिएट लग रहा है भाई, एग्जर्ट हो रहा है, इसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। भाई यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैस है, यहाँ पर आपका P1 P2 P3 मिक्सचर ऑफ गैस है, लेकिन अगर मैं पार्शियल प्रेशर का बात करूं तो सिर्फ देखो, पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि सिंगल गैस, ठीक है, इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर उसके वाल में लगाता है, कंटेनर के वाल या फिर किसी भी वाल में जो प्रेशर, ठीक है, जो प्रेशर सिंगल गैस क्रिएट लगाता है, एग्जर्ट करता है, ठीक है, जो प्रेशर सिंगल गैस एग्जर्ट करता है, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, समझे। तो मिक्सचर ऑफ गैस में जो प्रेशर एक सिंगल इंडिविजुअल गैस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस में जो प्रेशर एक इंडिविजुअल गैस लगाएगा उसी को बोलते हैं, जो उसके वाल में लगा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, समझो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैस में, ये मिक्सचर ऑफ गैस में ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, समझे ना। मिक्सचर ऑफ गैस में ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कहाँ, वाल पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसके वाल पर, ठीक है, वाल पर कितने प्रेशर ऑक्सीजन एक्सर्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, समझे ना। तो पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है, वो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है जो वाल पर लगता है, और वहां पर क्या है भाई, मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट समझ गए, तो समझ गए ना। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अब देखो, तो आपको पता लग गया कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पार्शियल, देखो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मतलब भाई ऑक्सीजन कितना प्रेशर, ठीक है, ऑक्सीजन कितना प्रेशर इसके वाल पर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, इसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कि आखिर में ऑक्सीजन कितना प्रेशर जो उसके वाल पर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक। बाकी प्रेशर अभी हम लोग CO2 कुछ भी नाइट्रोजन को भूल जाएंगे, अगर मैं PO2 लिखूंगा मतलब मैं सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखो कि एल्वियोलाई में क्या है भाई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। और वहीं में अगर बात करूं ब्लड कैपिलरी, ये हम लोग का ब्लड कैपिलरी है, तो आपको पता है कि ब्लड कैपिलरी में CO2, आप देखो कि CO2 का जो पार्शियल प्रेशर ये ज्यादा है, ठीक है, और उसके बाद O2 का पार्शियल प्रेशर कम है। तो कॉमन सेंस भाई, यहाँ पर देखो 104 है और यहाँ पर 40 है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आएगा, कैसा ब्लड में आएगा, आपके डीऑक्सीजनेटेड में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लड है, ठीक है, पहले ब्लड कैसे था, पहले ब्लड हम लोग का था डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन आएगा, जब इसमें ऑक्सीजन आएगा तो इसका जो ब्लड है, अब जो ब्लड यहाँ से जाएगा, ठीक है, अब जो ब्लड है यहाँ से जो जाएगा ये आपका होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों भाई, क्योंकि आपका ब्लड में अब ऑक्सीजन ज्यादा है, पहले आपके ब्लड में CO2 ज्यादा था, इसीलिए हम लोग इसे बोल रहे थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अब देखो यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें आपके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस टाइप के ब्लड को क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था कि आखिर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ठीक है, जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और आखिर में कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ, कैसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे ऑक्सीजन O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट हुआ, कैसे आपस में ये क्या क्या इनका कैसे डिफ्यूजन हुआ, हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया कि आखिर में
कैसे O2 एंड CO2 यहाँ से डिफ्यूज हुए, समझ गए। तो जो गैसेस होते हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो जो गैसेस होते हैं हाई प्रेशर से हमेशा कहाँ मूव करते हैं भाई, हाई प्रेशर से गैसेस हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तो बात को आप गार्ड बांध के रख लो याद कि जो गैस होंगे हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, मतलब अभी पहला फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ, एम नहीं कि लेक्चर खत्म हुआ, नहीं भाई, ठीक है। सो हम लोग का पहला मतलब देख चुके हैं कि आखिर में ऑक्सीजन एंड CO2 का डिफ्यूजन कैसे होता है, ठीक, कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा आखिर में कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। आखिर में कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे चलो कि आखिर में कौन कौन से फैक्टर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, इसको आप देखेंगे, ठीक है। चलो तो अब बात करेंगे हम लोग फैक्टर, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। आखिर में कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, इसको आप देखेंगे, ठीक है। चलो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, समझ गए। तो आखिर में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आखिर में कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर, ठीक, सबसे पहला फैक्टर जो होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, सबसे पहला फैक्टर को बोला जाता है, सबसे पहला फैक्टर जो डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करता है, इसको बोलते हैं डिफरेंसेस इन पार्शियल प्रेशर। सबसे पहला फैक्टर हम लोग का है डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। डिफरेंस किसमें डिफरेंस भाई, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डिफरेंस इन किसमें डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस, ठीक है। सो डिफरेंस किसमें डिफरेंस, आप देखो पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर अगर देखो पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आएगा, ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आएगा होगा, ठीक है, तभी तो अगर ज्यादा पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है तभी क्या होगा, गैस का मोर डिफ्यूजन होगा। जितना ज्यादा आपका पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है, पार्शियल प्रेशर में जितना ज्यादा आपके पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आएगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होगा, समझे। तो पार्शियल प्रेशर आप देख सकते हो, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आएगा, ठीक है, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस आएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज होगा, समझे। तो आप समझ गए कि, ठीक, आप समझ गए कि आखिर में समझ गए कि डिफ्यूजन ज्यादा कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर में ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है, तभी क्या होगा, आपका डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा होगा, समझ गए। फॉर एग्जांपल आप समझो, यहाँ पर आप यहाँ पर खुद देखो, यहाँ पर आपका पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना, यहाँ पर आपका है 104 और यहाँ पर है 40, तो बहुत का अंतर है ना भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 104 और यहाँ पर 40, मतलब पार्शियल प्रेशर में अंतर है, तभी क्या होगा भाई, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर में अंतर होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन का जो रेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सो डिफ्यूजन डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, हमको पता है कि हाई पार्शियल प्रेशर से गैस, हमको क्या पता है कि हाई पार्शियल
हमको पता है कि हाई पार्शियल, ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर, हमको पता है कि हाई पार्शियल प्रेशर से गैस कहाँ जाता है भाई, हमेशा हमेशा जो एयर है गैस से कहाँ जाता है, रो पार्शियल प्रेशर, रो पार्शियल प्रेशर की तरफ। ठीक है, ये चीज हमको पहले से ही मालूम है, आपको भी मालूम होगा। ठीक है, मैंने इसको 3-4 बार क्लास में भी बोल चुका हूँ। ठीक है, कि जो गैस है हाई पार्शियल प्रेशर से, गैस जो है ये हाई पार्शियल प्रेशर से कहाँ मूव करता है भाई, गैस हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करता है, समझे। तो गैस हमेशा याद रखो कि हाई पार्शियल प्रेशर से गैस कहाँ मूव करता है, आपका लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करता है। ठीक है, समझ गए। तो पहला हम लोग का फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। सेकेंड फैक्टर है देखो जो डिफ्यूजन को रेट को इफेक्ट करता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कि आखिर में गैस कितना सॉल्युबल है। ठीक है, आखिर में जो गैस है कितना सॉल्युबल है। ठीक है, जितना ज्यादा गैस सॉल्युबल होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, जितना ज्यादा गैस सॉल्युबल है किसी भी, ठीक है, आप समझे ना, किसी भी चीज में आपका गैस, किसी भी चीज में आपका गैस मतलब आप बोल सकते हो वाटर में अगर, या ब्लड, हम बात करेंगे ब्लड, अगर ब्लड में गैस जो है इसका डिफ्यूजन, इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो क्या होगा भाई, इससे आपका डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा होगा। क्योंकि ब्लड में और कोई भी, आप फॉर द एग्जांपल देखो आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि जो CO2 होता है, CO2 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल है किससे, ऑक्सीजन से। तो भाई कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन ज्यादा सोल्यूबल है किसमें, ब्लड में, एज कंपेरिजन टू किसका, ऑक्सीजन का। तो मोर डिफ्यूजन होगा भाई, जितना ज्यादा गैस सोल्यूबल होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा, समझे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का मतलब है कि मोल सोल्यूबल। ठीक है, आप देखो, ठीक है, मोर सोल्यूबल गैस, मोर सोल्यूबल गैस मोर द डिफ्यूजन, समझे, मोर द डिफ्यूजन। जितना ज्यादा गैस सोल्यूबल होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, समझ गए। तो मोर सोल्यूबल द गैस, मोर सोल्यूबल गैस मोर द डिफ्यूजन, मोर द डिफ्यूजन। सो जितना ज्यादा गैस सोल्यूबल होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, सो जितना ज्यादा गैस सोल्यूबल होगा भाई उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। सो मोर सोल्यूबल गैस मोर द डिफ्यूजन, जितना ज्यादा गैस सोल्यूबल है किसी भी सब्सटेंस में जैसे कि ब्लड, तो उसमें क्या होगा भाई, आपका ज्यादा डिफ्यूजन होगा, समझे ना। तो ये हम लोग का सेकंड फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड फैक्टर हम लोग का है जो कि है रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर हम लोग का है, थर्ड फैक्टर हम लोग का है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, थर्ड फैक्टर है जिसे बोलते हैं थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, सो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सबसे पहले देखो जितना ज्यादा मेम्ब्रेन थिन होगा, जितना ज्यादा थिकनेस कम होगा उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा। अगर मेम्ब्रेन देखो, अगर मोर थिकनेस, अगर ज्यादा थिकनेस है, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन का थिकनेस ज्यादा है, मोर थिकनेस, आप समझना कि मेम्ब्रेन का अगर मेम्ब्रेन का थिकनेस क्या भाई, मोर थिकनेस, मतलब मेम्ब्रेन का थिकनेस ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, समझे। तो लेजर डिफ्यूजन, लेसर डिफ्यूजन, समझे। तो जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ही कम डिफ्यूजन होगा। ठीक है, सो जितना ज्यादा मेम्ब्रेन का थिकनेस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा मेम्ब्रेन का थिकनेस होगा उतना ही कम क्या होगा भाई, उतना ही कम डिफ्यूजन होगा। ठीक है,
जो मैं आपको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मैंने आपको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अभी समझाया था, उसका थिकनेस लेस देन 1 mm होता है, ठीक है। जो अभी हम लोग बात किए थे, देखो भाई कि जो आप देख लो यहाँ पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो क्या था हम लोग का डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हम लोग का क्या था डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस था, आप देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो थिकनेस था कितना था, इसका थिकनेस लेस देन कितना था भाई, लेस देन 1 mm, ठीक है, 1 mm से कम था। अभी जो मैं आपको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब इतना थिन कि गैस आसानी से बहुत ही आराम से गैस का डिफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना था भाई, लेस देन 1 mm, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना है, लेस देन 1 mm, 1 mm से भी कम है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जल्दी फास्ट होगा। इससे क्या होगा भाई, जितना पतला मेम्ब्रेन होगा उससे उतना ही गैस पास करेगा, समझे ना। जितना थिन आपका मेम्ब्रेन है, जितना थिन मेम्ब्रेन होगा उतना ही डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो लेस देन 1 mm क्या होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का हम लोग का लेयर होता है, ठीक है। सो लेस देन 1 mm क्या होता है भाई, हम लोग के डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो लेयर है ये होता है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट जानना है भाई आपको, एग्जैक्ट तो 0.2 mm, एग्जैक्ट बताऊं तो 0.2 mm, ठीक है, 0.2 mm इसका थिकनेस होता है। इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होता है, 0.2 mm, ठीक है। सो इसका थिकनेस आपका होता है 0.2, इसका थिकनेस कितना होता है 0.2 mm। ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक, आपका ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि आपका जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस है कितना होता है भाई, 0.2 mm। ये मत समझना कि इतना मोटा मोटा है तो बहुत, भाई आपको समझाने के लिए, अगर मैं इतना ऐसे ठीक है, मैं इतना समझाऊंगा तो क्या समझोगे आप, ठीक है, आपको समझाने के लिए आपके बुक में भी गिवन है, आपके एनसीईआरटी में भी आपका ये इतना बड़ा ही दिया है। क्यों, क्योंकि आपको दिखे भाई, ठीक, इतना पतला बना देंगे फिर दिखेगा नहीं तो क्या मतलब, आपके समझने के लिए। लेकिन इन रियलिटी में क्या है, आपका ये लेस देन 1 mm इसका थिकनेस है, लेस देन 1 mm क्या है भाई, इसका थिकनेस है, ठीक। एग्जैक्ट देखो तो 0.2 mm, एग्जैक्ट वैल्यू देखो तो 0.2 mm, ठीक है। तो आपके ये 3 फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये 3 फैक्टर क्या होते हैं भाई, क्या करते हैं, डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं, आप देख सकते हो कि जो डिफ्यूजन के रेट को क्या करते हैं, तीनों फैक्टर, ये तीनों फैक्टर डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा फैक्टर है, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डिफरेंस इन यहां पर पार्शियल प्रेशर, सॉरी, ठीक है, तो बाय मिस्टेक इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो डिफरेंस इन पार्शियल, सबसे पहला डिफरेंस देखो किसमें है भाई, डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस किसमें होना चाहिए, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। सेकंड फैक्टर हम लोग का है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, पहला प्रेशर डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, सेकंड हम लोग का है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, एंड थर्ड हम लोग का है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तीनों फैक्टर क्या करते हैं, डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग का ये समझ गए कि आखिर में डिफ्यूजन के रेट को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसके रेट को इफेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक। अब हम लोग चलेंगे भाई कि एटमॉस्फेयर में, एल्वियोलाई में, टिश्यू में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना कितना होता है, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग चलेंगे अब। चलो
जो अब देखेंगे चलो कि पार्शियल प्रेशर किसका भाई, ऑक्सीजन का, CO2 का कितना कितना होता है, इसको अब डिस्कस करेंगे भाई। तो सबसे पहले बात करूं मैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, फिर बात करेंगे एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, फिर बात करेंगे हम लोग कि आखिर में डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, CO2 का कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखेंगे, फिर बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ATMP, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ATMP शॉर्ट फॉर्म है एटमॉस्फेयर का, कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। सो ATMP क्या, ठीक है, ATMP एटमॉस्फेयर शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सो आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर, एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड एंड टिश्यू। तो इसमें आप देखेंगे कि आखिर में पार्शियल प्रेशर CO2 का एंड ऑक्सीजन का कितना कितना होता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना होता है भाई, 159, ठीक है, 159 mmHg, ठीक है। तो 159 mmHg ये हम लोग का है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ये हम लोग का क्या है भाई, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किसमें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अगर मैं एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर बताऊं आपको तो कितना होता है, 0.3 mmHg, ठीक है, 0.3 mmHg, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 159 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक, एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 0.3 mmHg होता है, ठीक है। अब देखो एल्वियोलाई में कितना होता है पार्शियल प्रेशर, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104, ठीक है। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में 104 होता है, और ठीक, और किसमें, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का कितना होता है इसमें, एल्वियोलाई में होता है भाई 40, ठीक है, 40। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में कितना होता है, 104 एंड पार्शियल प्रेशर CO2, ठीक है, CO2 का एल्वियोलाई में कितना होता है, 40, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब बात करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, 40, और CO2 का कितना होता है, 45, किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। एंड टिश्यू में आप फिर से देख सकते हो कि ऑक्सीजन, ठीक है, फिर से देखो कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 होता है 40, एंड टिश्यू में क्या भाई, टिश्यू में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, टिश्यू में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, एंड CO2 जो है सेल जो है इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन से बाहर निकाल रहा है सेल से, ठीक है। सो टिश्यू में आप देख सकते हो उसी टिश्यू में CO2 क्या है भाई, ज्यादा है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आपके CO2 में आप देख सकते हो, मतलब टिश्यू में CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है और इसमें आपका CO2 कम है, ठीक। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, आप देखना, ठीक है। ये हम लोग का एल्वियोलाई है, देखो ये हम लोग का एल्वियोलाई है भाई, सबको पता है हम लोग का क्या है, एल्वियोलाई, हम लोग का ये एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है भाई, अब बताओ मेरे को देखकर, कितना है, 104 mmHg।
यहाँ आप सब में mmHg लगा लें, ठीक है, मैं नहीं लगाया हूँ, ये सब में आपका mmHg लगेगा, mmHg, ठीक है। एंड पार्सल प्रेशर CO2 का कितना है भाई, एल्वियोलाई में कितना है 40 mmHg, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का हार्ट है, हम लोग का ये क्या है भाई, हार्ट है, समझे, हम लोग का ये हार्ट है। अब देखो ये हम लोग का है राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक। सो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए। आई होप आपने समझ लिया होगा कि आपका, ठीक है, ठीक है। सो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हम लोग का हार्ट है, हार्ट को डब्बा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए बस अभी ऐसे है, ठीक है। अब देखो यहां पर बनाएंगे टिश्यू, यहां पर हम लोग का क्या है भाई, टिश्यू है, यहां पर हम लोग का क्या है, टिश्यू है, हम लोग का यहाँ पर क्या है, हम लोग का यहाँ पर बॉडी टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी टिश्यू, तो यहाँ पर हम लोग के बॉडी टिश्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लोग के बॉडी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो ब्लड है, ठीक है, सबसे पहले ब्लड आपका बॉडी टिश्यू से कहाँ आएगा भाई, आपके राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। सो राइट एट्रियम में देखो बॉडी टिश्यू से, ठीक है, राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा, बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। वेना केवा किसके थ्रू आता है भाई, वेना केवा के थ्रू बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियम में, ठीक है, वेना केवा के थ्रू बॉडी टिश्यू से राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और यहां पर क्या होता है समझना भाई, यहां पर आप देखो, ठीक है, यहां पर आपका, यहां पर CO2 ज्यादा है, यहां पर देखो टिश्यू में पार्सल प्रेशर CO2 का कितना है, आपका 45 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर कितना है इसमें, आपका 40 है, ठीक है। तो CO2 कहाँ जाएगा, CO2 टिश्यू से कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा, समझे ना, समझे। तो CO2 जो है, आप देखो CO2 टिश्यू से कहाँ आएगा भाई, ब्लड में आएगा, और ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है 95 एंड यहाँ पर आपका CO2 है 40, ठीक है। सो ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा भाई, आपके टिश्यू के पास, और टिश्यू से CO2 कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा, समझे। क्योंकि टिश्यू में पार्सल प्रेशर CO2 का ज्यादा है, उसीलिए टिश्यू, ठीक है, उसीलिए टिश्यू में पार्सल प्रेशर CO2 का ज्यादा है, उसीलिए जो CO2 है टिश्यू से कहाँ आएगा, टिश्यू से ब्लड में आएगा, और ब्लड में ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर ज्यादा है, उसीलिए ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू के पास जाएगा, ठीक है। सो ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास। तो यहाँ पर आपका डिफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पर देखो CO2 आ रहा है भाई ब्लड में, और ब्लड से आपका क्या जा रहा है, ब्लड से आपका ऑक्सीजन टिश्यू के पास जा रहा है, ठीक। और ये कहाँ जाएंगे भाई आपके, देखो, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो आपका ये कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से आपका ये, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ये आ रहा है ब्लड, किसके थ्रू आता है भाई, आयोटा के थ्रू, ठीक है। तो आयोटा हमेशा याद रखो कि आयोटा में आपका क्या होता है, आयोटा में हम लोग का हमेशा, इसमें हम लोग का क्या होता है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आयोटा में हमेशा हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और वेना केवा में हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड, वेना केवा में हम लोग का क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। सो वेना केवा में हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
फ्लो करता है और आयोटा में हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो हम लोग का राइट वेंट्रिकल हार्ट, हम देखो भाई हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर होता है, ठीक है। हम लोग का हार्ट में 4 चैम्बर है, कौन कौन सा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा भाई? हम लोग के कहाँ जाएगा? लंग्स के पास, लंग्स के पास जाएगा, समझे ना? समझे? तो लंग्स के पास कैसा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, समझे? लंग्स के पास कैसा ब्लड जाता है? देखो लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड कैसा है? देखो DO2 का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन एंड CO2 का यहाँ पर डिफ्यूजन होगा। CO2 आपका एल्वियोलाई में जाएगा, CO2 आपका एल्वियोलाई में जाएगा, ठीक है, CO2 एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ आएगा? ब्लड में आएगा, ठीक है। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आएगा और ब्लड से CO2 कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में, क्योंकि एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ आएगा भाई? ब्लड में, और ब्लड का जो CO2 है कहाँ जाएगा? किसके पास? टिश्यू के पास। तो ये आपका ब्लड, फिर ये आपका कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से बॉडी पार्ट्स। तो ये आपका गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है भाई, ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच और ब्लड एंड किसके बीच? एल्वियोलाई के बीच, ठीक है। सो ब्लड एंड टिश्यू के बीच आप देख सकते हो, ब्लड एंड टिश्यू के बीच गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। और दूसरा हम लोग का ब्लड एंड एल्वियोलाई के बीच क्या हो रहा है? ब्लड एंड एल्वियोलाई के बीच गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, समझ गए? तो ये हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि आखिर में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एंड टिश्यू टू ब्लड। उसके बाद एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है हम लोगों ने समझ लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।